हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक अगली क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम बाल विकास के अगले 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके 18 फरवरी 2019 का जो पेपर हुआ था वर्ग 2 का, उसमें आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बाल विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करेंगे। 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आप सभी अधिक से अधिक हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि किसी भी प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर हमें लिखें। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो हम देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। कौन सा हमको बताना है कि बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना। दूसरा है आपका छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं। और थर्ड है आपका शिक्षक के निर्देशों और निर्णयों के तहत काम करना। फोर्थ है हमारा कि परस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य समूहों का प्रयोग करना। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। तो कौन सा हमको बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है ये बताना है। तो शिक्षक के निर्देशों और निर्णयों के तहत काम करना, ये बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन इसका आंसर होगा, यानी फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। हम देखते हैं सेकंड प्रश्न हमारा क्या है। तो दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारा कि अभिक्षमता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में, यानी मनोवृत्ति के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अभिक्षमता का प्रयोग किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, बुद्धिमत्ता परीक्षण IQ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, या लिकर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग मनोवृत्ति के परीक्षण में किया जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा फोर्थ, लिकर्ट स्केल का प्रयोग हम मनोवृत्ति के परीक्षण में के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा लिकर्ट स्केल। हम देखते हैं थर्ड नंबर का प्रश्न हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके खाली स्थान के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके खाली स्थान के संबंध में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। तो इसका हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है कौशल और क्षमताएं, सेकंड है आपका विशेष आवश्यकताओं और उपयोग और उपहार, तो थर्ड है आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, फोर्थ है हमारा व्यवहार और स्वभाव। तो कौन सा बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके छात्रों के भेदभाव की समझ और सराहना में शामिल है। तो इसका आंसर होगा आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि। हमारी बहुसांस्कृतिक जागरूकता में होगा तो आपका तीसरे का ऑप्शन होगा सामाजिक और आर्थिक स्थिति, मतलब तीसरा सी नंबर इसका आंसर होगा। तो हम देखते हैं हमारा फोर्थ नंबर का प्रश्न क्या है। फोर्थ नंबर का प्रश्न है हमारा कि एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है, एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करना, लेकिन यह केंद्रित तंत्रिका तंत्र CNS के रूप में कार्य करता है। जो एंटी तनाव दवा है, यानी तनाव को दूर करने वाली जो दवा है, वह एक ऐसी दवा है जो प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करती है, लेकिन यह केंद्रिका तंत्रिका तंत्र CNS के रूप में कार्य करता है।
तो यह क्या है? उत्प्रेरक है, अवसादक है, कि उत्तेजक है, कि संशोधक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा अवसादक। यह हमारा अवसादक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ का सेकंड, अवसादक। अब हम देखते हैं हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षा में असफल होने का कारण बनता है? तो कौन सा कारण बच्चों की असफलता के लिए बनता है, परीक्षा में असफलता का कारण बनता है? तो कक्षा का परिवेश, शारीरिक शक्ति, या परीक्षा का डर, या परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी? इसका आंसर क्या होगा? परीक्षा का डर क्या होता है, बच्चों में असफलता का कारण बनता है? तो इसका आंसर होगा आपका परीक्षा का डर। तो 5वें का आंसर होगा आपका परीक्षा का डर। अब हम देखते हैं 6वें नंबर का प्रश्न हमारा है कि करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। कौन से अधिगम में करके सीखना होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, या प्रासंगिक यानी प्रसंग और व्यवहार के आधार पर होता है, निष्क्रिय और सैद्धांतिक होता है, या रटना और शिक्षाप्रद होता है? तो करके हम कब किस अधिगम में सीख सकते हैं? तो करके हम प्रासंगिक और व्यवहारिक अधिगम के द्वारा सीख सकते हैं। तो 6वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि करके सीखना तब होता है, तो करके सीखना किस अधिगम के करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। मतलब करके सीखना हम किस अधिगम के तहत सीखते हैं? शिक्षा केंद्रित अधिगम में, या सेकंड है आपका प्रासंगिक और व्यवहारिक अधिगम में, निष्क्रिय और सैद्धांतिक, फोर्थ आपका रटना या शिक्षाप्रद? तो इसका आंसर आपका होगा सेकंड, प्रासंगिक और व्यवहारिक अधिगम में हम करके सीखते हैं। 6वें का आपका आंसर होगा सेकंड, प्रासंगिक और व्यवहारिक। हम देखते हैं हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है। तो पहला है आपका स्वप्रेरण बच्चे, असामान्य बच्चे, बुद्धिमान बच्चे, या असाधारण बच्चे। तो वे बच्चे जो काफ़ी बच्चों से हटके होते हैं उन्हें हम असाधारण बच्चों के रूप में जाना जाता है, उन्हें हम असाधारण बच्चों के रूप में जानते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा असाधारण बच्चे। देखते हैं हमारा 8वें नंबर का प्रश्न क्या है। 8वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि व्यक्तियों में खाली स्थान उत्पन्न भिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। तो व्यक्तियों में कौन सी भिन्नताओं को लिंग संदर्भित यानी व्यक्त करता है? तो शैक्षिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जैविक रूप से, या सामाजिक रूप से? तो व्यक्तियों में सामाजिक, इसका आंसर होगा आपका सामाजिक रूप से उत्पन्न भिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। सामाजिक रूप से जो भिन्नता होती है उसको लिंग संदर्भित कर्ता की श्रेणी में रखा जाता है। तो अब हम देखते हैं हमारा 9वें नंबर का प्रश्न है कि वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रश्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया। तो वे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रश्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया? तो थार्नडाइक, दूसरा आपका कोहलर, तीसरा आपका स्किनर, फोर्थ आपका पावलोव। तो इसका आंसर आपका होगा थार्नडाइक ने मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रश्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था। हम देखते हैं हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है। 10वां प्रश्न है हमारा औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का खाली स्थान द्वारा अध्ययन किया जाता है। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का अध्ययन किस अधिगम का अध्ययन किस के द्वारा किया जाता है? तो मानव विज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी, या सामाजिक मनोविज्ञानी? तो औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का प्रयोग, अधिगम का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञानी जो हमारे होते हैं द्वारा अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है, किस
अब हम देखते हैं हमारा 11वें नंबर का प्रश्न यहाँ दिया गया है कि किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का प्रयोग सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी किस पेशे में अभिवृत्ति का जांच सबसे अधिक किया जाता है या अभिवृत्ति जांच का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो मार्गदर्शक में या चिकित्सक के पेशे में या वकीलों के पेशे में या इंजीनियर के पेशे में। तो किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो मार्गदर्शक पेशे में, यानी मार्गदर्शन परामर्शक द्वारा अभिवृत्ति जांच का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, तो इसके ये 11वां प्रश्न था हमारा। अब हम देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से प्रेरणा का प्रयोग निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता। यानी कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार का ध्यान केंद्रित नहीं करता। तो ड्राइव का सिद्धांत या आवश्यकताओं के सिद्धांत का पदानुक्रम या प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है या वृत्ति सिद्धांत। तो इसका आंसर आपका क्या होगा कि इसका आंसर होगा आपका प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती। हमारा जैविक पहलू आवश्यकताओं की किसी भी आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार का ध्यान केंद्रित नहीं करता है। प्रत्यक्षता का सिद्धांत की आवश्यकता होती है, प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है। यह इसका हमारा आंसर हो, यानी 12वें का आंसर होगा। अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न आपका दिया गया है। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है। यानी कौन सा संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है अधिगम का, ये हम देखेंगे। तो इसका पहला आपका ऑप्शन है कि प्रत्याधिकृत अनुबंधन या अव्यक्त अधिगम, विश्लेषण अधिगम, ये शास्त्रीय अनुबंधन। तो ये 13वां प्रश्न है हमारा और इसका आपका आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता। इसका आंसर होगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन। देखते हैं हम शास्त्रीय अनुबंधन इसका आंसर है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यानी 14वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी किस सिद्धांत का प्रयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुकता बढ़ाने के लिए, उनका यानी उत्सुक बनाने के लिए किया जाता है। तो पहले से उनको पता हो या जानने की कोई इच्छा हो, जानने की इच्छा ना हो या पता ना होना। तो इसमें से उत्सुकता कब बढ़ती है हमारी, जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होगी। तो जानने की इच्छा द्वारा उसको उत्सुकता को बनाने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है 14वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कथन के संबंध में सत्य है। रचनावादी कथन के संबंध में सत्य है। तो पहला है आपका कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। और अगला है आपका अधिगम प्रक्रिया में संरचना का अभाव होता है। और रचनावादी कक्षा में छात्र के बीच बातचीत की कोई भूमिका नहीं होती है। यानी छात्रों के बीच बातचीत की कोई भूमिका नहीं होती है। और फोर्थ आपका निर्देश की विधि एक रचनावादी कक्षा में पूर्णतः शिक्षाप्रद है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा कि रचनावादी कथन कक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। तो कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। यह हमारी रचनावादी कक्षा के संबंध में सत्य होगा। ठीक है,
तो हम देखते हैं हमारा 16वें नंबर का प्रश्न क्या है। 16वें नंबर का प्रश्न है हमारा, किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है। इस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का जो हमारा कौशल होता है संग्रहित होता है, यानी प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रतिभा संबंधित स्मृति, प्रासंगिक स्मृति या घोषणात्मक स्मृति। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रक्रियात्मक। यानी क्या होती है, साइकिल चलाने की जो प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया की स्मृति में वो हमारा साइकिल चलाना का कौशल संग्रहित होता है। तो यह आएगा आपका प्रक्रियात्मक स्मृति में। तो हम देखते हैं हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है कि आत्म सुधार को व्यक्तित्व के खाली स्थान दृष्टिकोणों में महत्ता दी जाती है। आत्म सुधार को व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण में महत्ता दी जाती है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण में, मानववादी दृष्टिकोण में या जैविक दृष्टिकोण में। तो इसका आंसर क्या होगा, मानववादी दृष्टिकोण में हमको व्यक्तित्व के सुधार की आत्म सुधार को व्यक्तित्व के मानववादी दृष्टिकोण में महत्ता दी जाती है। इसका आंसर होगा मानववादी। तो हम देखते हैं हमारा 18वें नंबर का प्रश्न है कि एक बच्चा किस प्रकार का विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है। यानी वह किस प्रकार का बच्चा है जो भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है। श्रव्य, पाठन, लेखन, दृश्य या गति संवेदी। तो वह बच्चा क्या होगा, वह बच्चा गति संवेदी होगा। जो भौतिक गतिविधि करते हुए सीखेगा, मतलब वह क्या होगा, गति संवेदी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका गति संवेदी। हम देखते हैं हमारा 19वें नंबर का प्रश्न क्या है। 19वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि अधिगम को एक जीव के खाली स्थान में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो अधिगम को एक जीव के व्यवहार में, या अगला है आपका विचार में या व्यक्तित्व में या बुद्धि में, तो किसमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है अधिगम। तो अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यवहार। अब इसका आंसर हमारा होगा 19वें का आंसर होगा हमारा व्यवहार, यानी बिहेवियर में परिवर्तन। तो अधिगम। हम देखते हैं 20वें प्रश्न क्या है हमारा। तो 20वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि बंडूरा द्वारा किए गए फियरलेस पियर प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी। तो फियरलेस पियर प्रयोग में जो बंडूरा द्वारा दिया गया था, किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी। तो प्रयोगकर्ता ने, निडर बच्चे ने, मित्रवत बच्चे ने और भयभीत बच्चे ने, या ये 4 ऑप्शन है हमारे। इसका आंसर क्या होगा, फियरलेस जो प्रयोग था उसमें निडर बच्चे ने भूमिका निभाई थी, मॉडल की भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर होगा आपका निडर बच्चे ने। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा 21वें नंबर का कि भाषा में अर्थ के अध्ययन को इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, भाषा में अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। मोर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स और सिंटैक्स या सीमेटिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सीमेटिक्स। इसका आंसर हमारा होता है भाषा में अर्थ के अध्ययन को सीमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ये हमारा 21वें प्रश्न था। 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम कि पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है विकास की अवस्था, उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
ये आपका 22वें नंबर का प्रश्न था। देखते हैं 23वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। 23वें नंबर का प्रश्न हमारा है, खाली स्थान के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। तो किसके मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं? ट्राइप्लेगिया या बाईप्लेगिया या क्वाड्रिप्लेगिया या हेमीप्लेगिया। तो इसका आंसर आपका क्या होता है? क्वाड्रिप्लेगिया, यानी थर्ड इसका जो ऑप्शन है वो आंसर होगा आपका, जिसमें शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं हमारा 24वें नंबर का प्रश्न क्या है। किसी के व्यक्तित्व के विकास में खाली स्थान में सहायता होती है। तो व्यक्तित्व के विकास में किसमें सहायता होती है? परिपक्वता की प्रक्रिया को तेज करने में, या शरीर का कद बढ़ाने में, सामाजिक स्थिति से निपटने में, या जन्मजात विकारों पर काबू पाने में। तो किसी के व्यक्तित्व के विकास से क्या होता है? सामाजिक स्थिति से निपटने में सहायता हमको मिलती है। तो इसका आंसर होगा आपका सामाजिक स्थिति में निपटने में, मतलब 24वें का थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखते हैं हमारा 25वें प्रश्न क्या है। तो 25वां प्रश्न हमारा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है। तो किसका गठन निर्धारित करता है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति, तो प्रबलन का या आदत का या दंड का तो या अनुबंधन का। तो इसका आंसर आपका होगा आदत का। आदत का हमारा इसमें क्या होता है? गठन निर्धारित होता है। तो इसका आंसर आपका होगा आदत का। और 26वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? पहला, तर्क करना, समय प्रबंधन, सक्रिय श्रवण या पूछताछ। तो रचनात्मक चिंतन का उदाहरण क्या होगा इसमें? पूछताछ, यानी रचनात्मक चिंतन का उदाहरण होता है पूछताछ। देखते हैं 27वां प्रश्न क्या है हमारा। 27वां प्रश्न है हमारा, भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु है? श्रवण है, रूढ़िवादी है, दृश्य है या सांकेतिक है। तो भाषा क्या होती है? हमारी सांकेतिक होती है। इन संकेतों को हम भाषा के द्वारा विषय वस्तु जो हमारी भाषा होती है उसकी सांकेतिक होती है। तो इसका आंसर होगा आपका सांकेतिक। हमारा 28वें नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा कैंसल्ड, मतलब ये प्रश्न क्या था? ये आपका कैंसिल हो चुका था इस परीक्षा में। तो इसका हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है। तो कौन मानवीय अनुभूति की तुलना करता है? तंत्रिका प्रक्रम, नेटवर्क मानचित्रण, सूचना प्रक्रम, मन मानचित्रण। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सूचना प्रक्रम हमारा कंप्यूटर के कामकाज में मानवीय अनुभूति की तुलना करता है। तो सूचना प्रक्रम। अब 29वां प्रश्न भी हमारा कैंसिल्ड था इस परीक्षा में। 19वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? तो 19वां प्रश्न आपका, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है। तो स्थायी जो हमारे विषयों के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है? व्यक्तित्व वर्णित है, अधिगम में, या बुद्धि या प्रेरणा। तो इसका आंसर क्या आपका होगा? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हमारा इसका आंसर होगा 29वें का व्यक्तित्व। 30वां प्रश्न भी हमारा कैंसिल था, तो इसका भी हम देख लेते हैं कि तर्क संगत चिंतन शब्द निम्न से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? हमारी व्यक्तित्व से हमारा संबंधित है, मनोवृत्ति से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, या प्रेरणा से संबंधित है। तो तर्क संगत चिंतन शब्द किससे संबंधित है? हमारा बुद्धि से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बुद्धि से। तो ये हमारे 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो बाल विकास से संबंधित, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आज और हमने देखे। तो इस तरह हमारे ये 4 यानी 120 कुल एक जो हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट हमारे पास 120 प्रश्नों का हमने अभ्यास किया। कुल मिलाकर अभी तक इस हमारा जो ये सीरीज है। तो आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।